पहले स्कॉटलैंड में जाकर के स्कॉटलैंड को हराया, फिर उसके बाद नीदरलैंड के साथ भी कुछ वैसा ही किया। सो फिलहाल 2-2 विन फॉर नेपाल। 4 पॉइंट्स आपके CWC टेबल पर ऐड हो गए हैं। लेकिन एज यूजुअल मैं सिर्फ पॉजिटिव्स की बात नहीं करूंगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर मैच के दो ओपिनियंस हैं जो बहुत वाइडली स्प्रेड है। आई एम वेरी श्योर कि आप भी उन दोनों में से एक ओपिनियन को कैरी करते होंगे, जिसमें से कुछ लोग ये कहते होंगे कि भैया अ वेरी कैलकुलेटेड मैच, जहां पर आपने सही टाइम पर स्लो डाउन किया, सही टाइम पर एग्जीक्यूट किया, सही टाइम पर आपने गियर शिफ्ट किया और फिर मैच जीत गए। और दूसरी तरफ दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि यार इतना डिफेंसिव होकर खेलना सही नहीं। सो खैर दोनों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे अच्छी बात यह है कि हमने दो अलग अलग मैचेस में दो अलग अलग मैच विनर्स देखे। पिछले मैच में करण केसी का वो हीरोइक, जहां पर आप बैकफुट पर थे, जहां पर नेपाल बैकफुट पर था, उसको फ्रंट फुट पर लेकर और एक अमेजिंग विक्ट्री रजिस्टर करी। और इस वाले मैच में आप एक्चुअली में फ्रंट फुट पर थे, बट बीच में थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन आरिफ ने जगह नहीं छोड़ी। यस, आरिफ का एक कैच ड्रॉप जरूर हुआ और वहां पर चीजें बदल सकती थी। कुछ 20-25 रन पर आई गेस वो थे उस टाइम पर, वहां पर चीजें बदल सकती थी, लेकिन उस कैच ड्रॉप ने हेल्प किया और आप जो है वो वहां से एग्जीक्यूशन लेकर आए। और वहां जब तक वो आउट हुए तब तक चीजें ठीक हो चुकी थी, और अगर वो मैच जिताकर आउट होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन लाइक आई सेड कि यस, दो ओपिनियन है और आप मुझे जरूर बताना कि आप किसको फॉलो, कौन से वाले ओपिनियन को फॉलो करते हो। मैं सबसे पहले डिफेंसिव वाले ओपिनियन की या टू डिलेड विक्ट्री की बात करूंगा, जहां पर बहुत लोगों का यह मानना है, जिसमें से मैं भी इन्वॉल्व हूं, कि यह मैच और पहले जीता जा सकता था। देखिए, जब तक चीजें अच्छी लगती है, जब तक आप मैच जीत रहे होते हो, या फिर ऑपोजिशन जब तक गलती करता है, आपका कैच ड्रॉप हुआ, वो ऑपोजिशन की गलती थी, वहां से आप मैच लेकर आगे बढ़े। बट जिस तरह से रोहित पौडेल ने खेला, और सिर्फ रोहित को बात क्यों करे हर बार, जिस तरह से ओवरऑल खेला गया, शुरू से ऐसा लग रहा था कि मैच, मतलब ये डिसीजन आपस में लिया गया, कंबाइंड डिसीजन है कि यार हम इस मैच को धीरे धीरे लेकर जाएंगे। बट आई डोंट नो व्हाई इस डिफेंसिव माइंडसेट में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप मैच को धीरे धीरे लेकर जाओगे और गलती से आपको एक कोलैप्स दिख गया कि भाई 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गई, तो वहां पर सारा मामला खत्म हो जाता है। जिस तरह से स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि विनिंग इज अ हैबिट, लूजिंग इज अ हैबिट, मैं इसमें एक लाइन और ऐड करूंगा, बीइंग डिफेंसिव इज आल्सो अ हैबिट। अगर आपकी हैबिट है डिफेंसिव होकर खेलना, तो आप चढ़कर नहीं खेल पाओगे। अगर आप चढ़कर नहीं खेल पाओगे तो इस तरह के मैचेस तो आप जीत जाओगे जहां पर रन्स कम है, या फिर जहां पर लास्ट में आकर के करण केसी जैसा हीरोइक दिख जाए। लेकिन जहां पर आपके टॉप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, वहां पर शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अगर कभी आपके सामने एक बड़ा टोटल लगा हुआ। खैर, नेवरदलेस वॉन द मैच और 2 पॉइंट आपके पास ऐड हो गए। आज 225 आप चेस डाउन कर रहे थे, और अगर आप पॉजिटिव्स की तरफ देखते हो तो इस 225 में अगर आप नीदरलैंड की तरफ देखोगे, नीदरलैंड ने किसी बैटर ने हाफ सेंचुरी नहीं करी, कोई बड़ा स्कोर नहीं करा। एक आदमी अगर एक तरफ से खड़ा होकर स्कोर कर रहा होता है तो फिर टीम थोड़ा सेटिस्फाइड होती है कि चलो यार कोई नहीं, थोड़े रन धीरे पड़ रहे हैं बट एक आदमी टिका हुआ। जिस तरह से आज आसिफ ने 50 प्लस करे और वो टिके हुए थे, उन्होंने सिक्सेस दो सिक्सेस उन्होंने लगाए, नीदरलैंड की तरफ सिक्सेस नहीं लगे। तो यस, जब टिक गए थे उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करना शुरू करा, उसके बाद आपने चार्ज लेना शुरू करा, वो अच्छा लगा कि चलो यार एक टिका हुआ बंदा चार्ज ले रहा है। लेकिन अगर वो कैच 25 वाला आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिफेंसिव वाला माइंडसेट मेरे हिसाब से हर बार सही नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर छोटी सी कहीं गलती हो गई उस कैलकुलेशन में, तो फिर आप बैकफुट पर आते हो। अगर आपने मैच पूरा देखा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं पर नेपाल का रिक्वायर्ड जो था वो 4.5 के आसपास था, लेकिन कहीं कहीं पर वो रिक्वायर्ड बढ़ करके 6 से ऊपर चला गया था। बट अच्छी बात यह, जब तक 6 से ऊपर गया था तब तक आपने उसको थोड़ा गियर शिफ्ट करा, एक ओवर में 10-11 रन लिए और फिर वो वापस से 4.5 पर आ गया। लेकिन जस्ट वन थिंग, अगर ये 225 ना होकर के 255 या 275 होता तो शायद इस कैलकुलेशन में आपको और चेंज करना पड़ता, आप शायद और जल्दी, थोड़ा जल्दी खेलते। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई क्यों वेट करना 275 का, अगर एक टोटल 42-43 में चेस डाउन हो सकता है तो उसको हम आदत में डालते हैं ना। अगर आपने प्लेयर्स को, अब देखो, अगर आपने नोटिस किया, एक और चीज मेंशन करता हूं मैं, आज जितनी भी बॉल विकेट पर डाली जा रही थी, चाहे आप बात करो दीपेंद्र सिंह आयरी की, या आप बात करो ऊपर किसी बैटर्स की या रोहित की, जितनी बॉल स्टंप टू स्टंप थी ना, एकदम सिंपल माइंड से था। ऐसा लगा कि मानो उनका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है कि जो बॉल स्टंप टू स्टंप है उसको नहीं छेड़ना है, वो सीधा स्ट्रेट बैट डिफेंस कर रहे थे। बिकॉज एक चीज माइंड में थी कि यार बहुत लंबा टोटल नहीं है तो रिस्क क्यों ले, मतलब ये माइंड ये दिख रहा था कि उनका सिंपल था कि भैया रिस्क क्यों ले, जब सीधा सीधा है तो वो काफी सारी सीधी बॉल को डिफेंस कर रहे थे और हल्की सी बॉल जो गुड लेंथ पर आ रही थी उसको यहां से मिस कर रहे
रहे थे, वो ट्राइंग के कट शॉट खेलें, वो कट मारने की कोशिश कर रहे थे, बट वो बीट हो रहे थे बार बार। और यही दो बॉल है, अगर आप मेजोरिटी जाकर के पिच मैप चेक करोगे, यही दो बॉल है जो सबसे ज्यादा डॉट बॉल गई हैं। सो अगर इस लेंथ पर, जो कि आज नीदरलैंड ने काफी गलती करी, उन्होंने अपनी लेंथ काफी बार चेंज करी, अगर वो थोड़ा सा रिजिड हो जाते और एक लेंथ पर रखते तो चांसेस था कि उनको विकेट जो है वो थोड़ी और जल्दी मिल जाती। बट लाइक आई सेड कि नेवरदलेस आपने इवेंचुअली मैच जीत लिया, और जब आप मैच जीत जाते हो तो फिर जाहिर सी बात है आप पॉजिटिव्स की तरफ ज्यादा देखते हो, लेकिन कुछ नेगेटिव्स होते हैं, और मैं इसलिए उसको अक्सर चाहता हूं कि उसको मेंशन कर दूं सो दैट उसके बारे में डिस्कशन हो सके। खैर, अगर आप थोड़ा स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ते हो, कुशल पटेल 25 रन 42 बॉल में, उनका भी स्टार्ट थोड़ा स्लो था, और धीरे धीरे ऐसा लगा कि यार कुशल आप तेज खेल सकते हो, आपका तो काम, मतलब यू लाइक प्लेइंग फास्ट। देखो आसिफ तेज खेल रहे थे, आसिफ ने कुछ बाउंड्री, जो रन शुरू में आए, आई थिंक जब आसिफ 19 पर आउट हुए थे तब कुशल के 4 या 5 रन थे। सो आसिफ तेज खेल रहे थे, बट तेज खेलने में विकेट देकर चले गए वो। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई अगर आप तेज खेलोगे तो विकेट देकर चले जाओगे, बट मैं वही कह रहा हूं कि आप रिस्पेक्ट करो अच्छी बॉलों को, लेकिन थोड़ा सा तेज खेलो। तेज का मतलब ये नहीं छक्के चौके लगाओ, तेज का मतलब है कोशिश ये करो कि सिंगल डबल जो है वो रेगुलरली आता रहे, ना कि 2 ओवर में 2 रन, 2 ओवर में 3 रन, इस तरह का जो होता है वो आपको बैकफुट पर लेकर आता है। सो कुशल पटेल ने 25 रन किए 42 बॉल्स में, आसिफ ने 19 रन किए 22 बॉल में, भीम शर्की ने 11 रन किए 26 बॉल में, मतलब सबका हाल मोर और लेस सेम था। रोहित पौडेल ने 23 किए 39 बॉल्स में, आरिफ ने 99 बॉल ली 78, और वो भी आरिफ ने बाद में थोड़ा सा गियर शिफ्ट करा तो ये 78 आया है, वरना इट वाज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन कि हम इसको आराम से लेकर जाएंगे, इस रन चेस को हम धीरे धीरे लेकर जाएंगे और लास्ट में जाकर के हम जीतेंगे। अगर आरिफ वाला वो कैच 25 पर ले लिया जाता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। और कुछ कुछ क्लोज रनआउट्स वाला भी आपने देखा होगा, जैसे रोहित जहां पर रनआउट हुए, और रोहित वहां पर रनआउट हुए, तो वहां पर पुअर कम्युनिकेशन। आप सोचो काफी देर तक आपने बैटिंग करने के बाद भी, आरिफ और रोहित जब बैटिंग कर रहे थे, काफी देर तक बैटिंग करने के बाद भी आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई, विच शोज के आप उतना, मतलब यू आर नॉट दैट इन्वॉल्व इन टेकिंग रन्स कि यार आपको हर बार स्ट्राइक रोटेट करनी है। उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि बोर्ड पर 225 लगे हुए थे। आप अगर माइंड में यार पहले ही डालोगे ना यार छोटा छोटा टोटल है, हो जाएगा, आराम से खेलेंगे, निकल जाएगा, मुझे लगता है कि वो आप इजी हो जाओगे, और अगर वहां मिस्टेक होगी तो फिर टीम सफर करेगी। और ऐसा हमने पहले देखा है कि छोटा टोटल आराम आराम से जा रहे हो और वो अचानक से 6 से ऊपर का बन गया, और फिर उसके बाद कोलैप्स हो गया, 2-4 विकेट गिर गई, और फिर जो मैच एकदम हाथ में था वो एकदम से दूर चला गया। सो मुझे लगता है डिफेंसिव माइंडसेट का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने बहुत इजी ले लिया है, और अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव में चले गए कि यार आराम आराम से सिंगल सिंगल, नहीं तो रोको, डॉट बॉल खेलो, 5-6 डॉट बॉल खेलो, उसके बाद एक सिंगल ले लो। इस केस में होता है अगर आपसे गलती हो गई, एक भी गलती हो गई, तो फिर उसके बाद टीम जो है वो प्रॉब्लम फेस करने लगती है। नेपाल का अच्छा क्या है कि बैटिंग डेप्थ थोड़ी अच्छी है, आप एक बॉलर कम खिलाकर भी वहां पर खेल सकते हो, बिकॉज आपका गुलशन गेंदबाजी करने के लिए, आपको आयरी गेंदबाजी करने के लिए, और फिर कुशल पटेल गेंदबाजी करने के लिए, आरिफ आपका गेंदबाजी करने के लिए। सो बैटर्स में से बहुत, खुद रोहित पौडेल गेंदबाजी करने, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप कम बॉलर, मतलब 4 बॉलर लेकर भी आप उतर जाते हो, और फिर उसके बाद आपका मैच जो है वो बैटर्स निकाल लेते हैं। ये आपकी थोड़ी अच्छी बात है जिसका आप अक्सर फायदा उठाते हो, इज अ वेरी गुड थिंग। खैर, अगर आप बॉलिंग की बात करो, अगर नेपाल की गेंदबाजी की बात करो, सो आज मुझे लगता है सारा का सारा पॉइंट जो है वो नेपाल के बॉलर्स को मिलना चाहिए। अगर आप आरिफ की इनिंग को पॉइंट देना चाह रहे हो तो मैं एक बात बता दूं, आरिफ ने अपनी मर्जी से वैसी इनिंग खेली है, इतना बड़ा टोटल था नहीं कि आरिफ तक बात आए कि जो बंदा 3rd 4th 5th 6th डाउन पर आ रहा है वो आकर के 70-75 रन की पारी खेले, इसकी जरूरत नहीं थी। ऊपर से मैनेज हो सकता था, बट क्योंकि मैच वहां तक गया, वरना सारा का सारा खेल जो है बॉलर्स का ही था। पिछले मैच में बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, तो 300 से आप नीचे रुक गए थे। इस मैच में बॉलर्स ने शुरू के 10 ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की, आपको पावर प्ले में विकेट दिला दिया, 5 ओवर में 17 for 2 कर दिया। उसके बाद रोहित एक बार फिर से थोड़ा डिफेंसिव मोड में दिखे, और वहां पर जब आरिफ और गुलशन गेंदबाजी कर रहे थे तो थोड़ा देर हो गया, 22 ओवर तक विकेट नहीं गिरी, जहां पर शुरू में 2 अर्ली ब्रेक थ्रू मिलने के बाद भी आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए। बट यह संदीप लामेचाने आते ही उन्होंने 88 for 3 ले लिया। अच्छा, संदीप लामेचाने आई थिंक इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। मुझे किसी ने मेंशन किया कि आप संदीप लामेशाने कहते हो, आप लामेशाने नहीं कहो, लामेचाने कहो, बिकॉज लामेचाने इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। सो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, एंड आज से मैं ध्यान दूंगा कि इट्स संदीप लामेचाने, नॉट लामेशाने। खैर, उन्होंने अपने पहले ओवर विकेट ली, फिर उसके बाद अगली विकेट आती है, मतलब 4th विकेट आती है 27वें ओवर में, जहां पर ललित ने आकर के विकेट ली। सो गुड टू सी कि आपने ललित को आज मौका दिया, और काफी लोग कह रहे थे कि ललित जो है वो जब नेपाल से खेलते हैं उतना अच्छा नहीं खेलते, बट आज ललित ने अच्छी गेंदबाजी करी। तो उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया कि वैसी जगह पर जहां पर आप स्पिनर्स को बहुत फेवर
फेवर नहीं करते हो, जहां पर आप पेसर्स पर नजर डालते हो, वहां पर भी स्पिनर्स कमाल कर सकते हैं। और नेपाल आज अपनी स्ट्रेंथ के साथ गया था। आज नेपाल की स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है, सो वैसी कंडीशन पर जहां पर टर्न आपको नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद दो स्पिनर खिलाना थोड़ी जिगरा वाली बात है, और आज वो जिगरा जो था वो काम कर गया। वही दूसरी तरफ आपके दोनों ओपनिंग गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी करी। करण केसी 10 ओवर में 35 रन 2 विकेट, सोमपाल 9.1 पे 48 फॉर 3, दोनों ने आपको मिलकर के अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया। और वहीं अगर आप ललित और संदीप की तरफ देखते हो तो दोनों को भी 2-2 विकेट मिले, एंड दे आल्सो डिड प्रीटी वेल इन देयर बॉलिंग यूनिट। वहीं अगर आसिफ और गुलशन की तरफ देखोगे, विकेट नहीं मिली, बट काफी पॉइंट पर उन्होंने बैटर्स को रोककर जरूर रखा था। सो ऑल टुगेदर बॉलर्स की तरफ से काफी अच्छा कंबाइंड परफॉर्मेंस, बैटर की तरफ से मुझे लगता है थोड़ा डिलेड परफॉर्मेंस। ये मैच और जल्दी जीता जा सकता था, लेकिन अगर आपको डोमिनेट करना है, अगर आपको दिखाना है कि आप पावरफुल हो, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जल्दी इस मैच को जीत सकते हो। दैट इज माय ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन इस मैच को लेकर के? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये डिलेड विक्ट्री है? क्या ये विक्ट्री 41-42 ओवर्स में आ सकती थी, या फिर वो रिस्क होता? बेहतर है कि आप लास्ट में आकर जीतो, और नहीं तो फिर आपको लगता है कि भैया बहुत कैलकुलेटेड विक्ट्री थी एंड यू लाइक्ड द वे नेपाल प्लेड टुडे। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। जाते जाते एक लाइन बोलता जाऊंगा नेपाल फैंस के लिए कि भाई पिछले मैच में आपको कहा गया था कि आप थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा कम इंक्लूड कीजिए अपने आप को, मैदान में कम आइए और बॉल्स की तरफ ज्यादा कम भागिए। इस बार बहुत डिसिप्लिन दिखे, सो हैट्स ऑफ। जिस तरह से 2 मैच में डिफरेंस दिखा, हालांकि आज नंबर्स थोड़े कम थे, बट स्टिल अच्छा लगा देखकर कि एक ही दिन एक ही बात कम्युनिकेट की गई और सबने उस बात को माना। ये सिविक सेंस देखकर काफी अच्छा लगता है काफी बार। सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस के 2 में 2 हो चुका है। अब देखते हैं आगे अगले मैच में क्या होता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।